आज हम कंप्लीट वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर व वर्ण में अंतर। देखो, अक्षर क्या होता है? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है वो अक्षर है। और वर्ण क्या है? मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। कुल वर्ण 52 है, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उच्छिष्ट व्यंजन है। क अगर आधा रहेगा तो यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप है। और क अगर हलंत नहीं लगा तो पूर्ण रूप है। ऐसे ज में ज और अ, ऐसे इसको देख लेंगे। देखिए, जिसमें गुंडी रहता है वो बड़ा ऊ रहता है। वर्णमाला क्लास 2। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। 2 क फ यानी कि लफ्ज या कुकुर, और 9 जो नीचे की तरह लोटनी के घुमावदार हो, वो व्यंजन 9 है। अब 22 जो खड़ी पाई को पार नहीं कर सकते हैं, उनकी संख्या 22 है। सिरो रेखा ऊपर वाले को सिरो रेखा कहते हैं और नीचे वाले को खड़ी पाई कहते हैं। स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता है कभी भी, ये जान लीजिए। आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएं, मतलब व्यंजन में, और इसको हलंत लगाना पड़ता है। और कुकुर मतलब इसमें अगर 2 जो है इसमें उसी को आधा काट देते हैं। बिंदु लगाने का तरीका। अगर इसको इधर लगाएंगे तो पंचमाक्षर रहेगा। अगर खड़ी पाई को उधर लगाएंगे तो नुक्ता रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर लगाएंगे तो अनुस्वार रहेगा। अगर नीचे लगाएंगे तो उच्छिष्ट, ताड़नजात या द्विगुण हो जाएगा, ठीक है। 5 नियम जिनमें उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। पहला, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट नहीं होगा। उच्छिष्ट, ताड़नजात, द्विगुण, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन। अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड, रिकॉर्ड। द्वितीय व्यंजन में नहीं होगा। हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी। उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा। नीडर। ड, ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उन्हें प्रयोग हो नहीं प्रयोग होगा। वहाँ पे भी आडंबर, ग्राउंड। डरपोक उचित होगा नहीं, यहाँ पे भी डरपोक में भी उचित नहीं होगा। अब वर्णमाला क्लास 3 देख लेते हैं। यूपीएसआई वाला नोट्स है। स्वरों का वर्गीकरण। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, जो ह्रस्व स्वर है वो 4 है, अ, ई, उ, री। और जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है। प्लुत स्वर मतलब, देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है तो पता ही है। दीर्घ स्वर क्या होता है ये भी पता है। प्लुत स्वर मतलब जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे राम होता है ना, ठीक। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। जीवा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखिए, जीवा के आधार पर कितने स्वर? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आता है? अग्रीय, अग्रीय, ई, ए और मध्य अ, मध्य अ, मध्य अ। पश्च स्वर अभी 5 को घटा देंगे, वही जो बचेगा पश्च स्वर में आ जाएगा। बचा क्या है? आ, उ, ओ, औ। ठीक है। जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? री से ऋषि, री से रीढ़, री से रिद्धि, घृणा, कृष्णा, मृदा। री ध्वनि हो जाती है, ठीक है। अगर जीवा के आधार पर करते हैं तो री निकलता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। री तथा र का भेद। री जो है स्वर है और र जो है व्यंजन है। र के भेद। र का सामान्य रूप राकेश, रमेश। र का रेफ रूप कर्म और र का पदन रूप क्रम। और र का रेफ रूप आधा र होता है, जबकि अन्य र पूर्ण रूप होता है। जैसे ट्रक, ट्रक में र पदन रूप है जो पूर्ण होगा, ठीक है। जो नीचे रहता है र वो पूर्ण रहता है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तो देखिए, विवृत स्वर में क्या आता है? वी, आ आता है। अर्ध विवृत स्वर में क्या आता है? अ, ए, औ आता है। विवृत स्वर में आ, अर्ध विवृत स्वर में अ, ए, औ। और समृद्ध स्वर में कौन कौन आता है? समृद्ध, सुई, ई, उ। अर्ध समृद्ध स्वर में आता है ए, ओ, ठीक है। जाति विवरण देख लेते हैं। सजाति स्वर और विजाति स्वर। वे स्वर जो एक जाति के होते हैं, जैसे आ, ई,
ऊ। विजातीय स्वर वे जो दो अलग अलग जाति के होते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। जो ए है वो अ, ई से मिल के बना है, ऐ, अ और ए से मिल के बना है, ओ जो है अ और ऊ से मिल के बना है, औ जो है अ और ओ से मिल के बना है। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। वर्णमाला पार्ट 4, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। देखिए चंद्र बिंदु जो लगा रहता है उसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए अनुनासिक, अनुनासिक अनुस्वार से बड़ा है ना, तो यानी कि चंद्रमा जो है वो बड़ा है, तो अनुनासिक में चंद्रमा बिंदु आता है, जिनमें नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उच्चारण में। यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होते हैं। उदाहरण गांव, चांद, दांत, दांत, दांत। ठीक है, जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलते हैं, जैसे तत्सम होते हैं, जैसे चंद्र, दंत, कंटक। ठीक है, ये अनुस्वार होते हैं। विसर्ग में क्या, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। प्रातः, अतः, दुख। नोट, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। ठीक है, यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, अतः इनको अयोगवाक कहा गया है। किसको, विसर्ग को और अनुस्वार को। ठंड, अतः, प्रातः, ये सब देख लीजिए कैसे कैसे व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, वह क्रिया शब्द ना हो। ठीक है, तद्भव, तद्भव में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है और तत्सम में अनुस्वार का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग होता है और स्वर के बाद क्या आता है, ये आता है। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। देखिए इसमें जो संघर्ष, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ। और जबकि टोटल क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन 25। और ये जो लास्ट में है ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। 16 जो है वो स्पर्शी व्यंजन है और 4 जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है और 5 जो है नासिक के व्यंजन है, अंगा, इया, अड़ा, न, म। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, यर, लव। अब देखिए जो यह और वह है ना, ये अर्धस्वर भी कहलाता है। इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। ठीक है, जैसे कौवा, महिलाएं, आइए, ये सब मतलब अर्धस्वर कहलाते हैं, यह और वह। और र क्या है, प्रकंपित, लुंठित, लूर। और पाल मतलब ल क्या है, पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, उसमें व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, स, बड़ा स, बीच वाला स और षटकोण वाला स और ह, ये सब क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और आगत स्वर कौन कौन से कहलाते हैं, जैसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, इसमें जो होता है वो आगत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वर्णमाला में पार्ट 5 इसमें देखते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। कंठ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा बनता है हिंदी में। KTM 2, इसका फार्मूला है KTM 2। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ में तो ये तो पता है क वर्ग का पूरा व्यंजन आ जाएगा, लेकिन जो एक किनारे लिखा ना ये इम्पोर्टेंट है। देखिए विवाह, यश, ऋषि, लाश, ऊ। ठीक है, तो सबसे पहले कंठ में क्या आएगा, विवाह। कंठ में विवाह यानी कि विसर्ग अ, आ, ह इसमें आएगा कंठ में विवाह, अ, आ, ह विसर्ग। और तालब में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ में कौन कौन सा आता है, कंठ में देखिए अ, आ, ह और विसर्ग, विवाह, यश, ई, य और स आता है तालु में। KTM 2, के में विवाह, टी में मतलब यश, एम में ऋषि, डी दंत में लाश और ओष्ठ में ऊ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंठ में क्या आ जाएगा, अ, आ, ह विसर्ग। और तालब में क्या आ जाएगा, ई, य, स। और मूर्धन में क्या आ जाएगा, री, र, स। और दंत में क्या आ जाएगा, ल और स और ज। और ओष्ठ में क्या आ जाएगा, ऊ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किनारे से पूछ लेता है और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
अ ई ए कंठ तालु कंठ ओष्ठ, ठीक है। देखिए जो ओ और अ होता है ना, इसको कंठोष्ठ कहते हैं, और ए और ए को कंठ तालव्य कहते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठोष्ठ कंठ तालु। देखिए जो व और फ होता है ना, इसको दंतोष्ठ कहते हैं, यानी कि दवा दवा दवा, मतलब दंत ओष्ठ, दांत और ओठ से दवा खाते हैं, यानी कि दंतोष्ठ, व और फ दंतोष्ठ में आ जाएगा। और कंठ तालव्य में, कंठ ताल में क्या आ जाएगा, ए और ए आ जाएगा। और कंठ ओष्ठ में क्या आ जाएगा, ओ और ओ आ जाएगा, ठीक है। नई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहते हैं, किनको कहते हैं, इन नुक्ता जो है क के नीचे ख के नीचे जो बिंदु लिखा है, इनको अरबी फारसी शब्दों के में प्रयोग किया था, इन्हीं को आधुनिक ध्वनियाँ कहते हैं, विकसित नई ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सिधारे हिंद द्वारा किया गया था। इसमें मतलब इसका बंटवारा देख लीजिए क्या होता है। जीवा, जीव के मूल से उच्चारण क ख ग, और ज दंत होता है फ क फ, बलगम, और कफ बटन का हिस्सा, खाना भोजन, खाना कमरा डिब्बा, गोल वृत्त गोल दंड, नरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, इसलिए अरे जीवा या जीवा मूला भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होता है, कम प्राण वायु खर्च होते हैं, उनको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण देखिए शुरुआत हो रहा है, यानी शुरुआत से पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन यर लव प्लस अंग ढ ढ प्लस सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण। देखिए आ रहा है ना इसमें, तो इसमें स्वर आ जाएगा 11 स्वर, यानी कि अल्प प्राण की संख्या कितना है, 31। अगर देखिए अ में से जो छोटा बीच वाला है इसको हटा दें तो 31 ऐसा दिख रहा है, यानी कि अल्प प्राण की संख्या कितना हो जाएगा, 31। अब महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च होते हैं, अधिक प्राणवायु लगते हैं, इसमें कौन कौन सा शामिल है, दूसरा और चौथा और ढ, उसमें देखिए ढ से ढक्कन, इसमें स से सड़क वाला इसमें शामिल है, इसमें अल्प प्राण में, और ढक्कन वाला इसमें शामिल है महाप्राण में। देखिए ढक्कन में बहुत प्राण होता है, वो प्रेशर कुकर को ढके रहता है, ठीक है। तो ऐसे याद करने का ट्रिक है। उसमें व्यंजन कौन कौन सा है, स स स ह। कुल महाप्राण कितना है, 15। देखिए जो म है ना, ये प जैसा, मतलब इसको प जैसा बना सकते नहीं, तो 15 महाप्राण। वर्णमाला क्लास 6 आ गया। अल्प प्राण 1 3 5 सभी स्वर अंतस्थ और सड़क वाला ड़। 31 होता है महाप्राण। 2 4 उसमें व्यंजन, मतलब उसमें कौन कौन आता है, स स स ह, स ह, हाँ, और इसमें ढक्कन वाला, इसकी संख्या 15 है। स्वरतंत्रों के आधार पर वर्णों का विभाजन, घोष अघोष, स्वरतंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है, स्वरतंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है, ठीक है। घोष कौन कौन सा होता है, देखो अघोष, देखो अ पहले आ रहा है ना, तो यानी कि जो पहला लाइन होगा और दूसरा लाइन होगा वो अघोष कहलाएगा। और इसमें भी कौन और शामिल होगा, स, लेकिन ह इसमें नहीं शामिल होगा। टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 5 5 10 प्लस 3 13, ठीक है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम प्लस स 13 हो जाएगा। अघोष, अघोष में अगर देखिए अ को उल्टा कर दें तो 13 जैसे दिख रहा है, यानी कि अघोष की संख्या 13 है। अब घोष देख लेंगे, घोष कितना हो जाएगा, घोष 31 हो जाएगा। अगर घ को उल्टा कर दें तो 31 बन जाएगा। देखिए महाप्राण अल्प प्राण में तो उसे सिंपल लॉजिक रहता है, अल्प प्राण 31 महाप्राण 15। यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब घोष में क्या आ जाएगा, तीसरा चौथा पाँचवा और य र ल व ह प्लस सभी स्वर घोष होते हैं, ठीक है। तो इनकी गिनती कितनी हो जाती है, 31। संयुक्त व्यंजन
वे व्यंजन संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से कहलाते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ हो, इनकी कुल संख्या 4 होती है। वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ, इनकी कुल संख्या 4 होती है। छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी बाबा, स से श्रमिक, यही चारों है, इनको ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो छ से छत्री है ना, एक क और स से मिलकर बनता है, और त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, और ज्ञ जो है ज और यहाँ से मिलकर बनता है। देखिए आधा रहेगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। स्वर क्रम क्या होता है? अंग, अह, देखिए सबसे पहले अनुस्वार आएगा, फिर अनुनासिक आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आएगा। देखिए क के बाद क्या आता है? छ से छत्री, और ज के बाद क्या आता है? ज्ञ से ज्ञानी बाबा, और ढ, ड, ट, ठ, ड, ड के बाद क्या आता है? सड़क वाला, ढ के बाद क्या होता है? ढक्कन वाला, और स के बाद क्या होता है? स के बाद क्या आता है? त्रिशूल, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ण विच्छेद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सब कर लेंगे। अब वर्णमाला, वर्णमाला क्लास में क्या कर रहा है? इसमें भी वही वर्ण विच्छेद किया है।